अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूं नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान, मैं हूं अनवार खावर। और प्रोग्राम के आगाज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक क्रिकेट के इशू को, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि बल्दियाती इंतखाबात का फाइनली रिजल्ट आ चुका है और जो कराची की सियासत में हलचल थी वो हो सकता है अब थोड़ी सी थम जाएगी, क्योंकि जो इख्तियारात का सिलसिला है वो अब निचली सतह पर मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि जो सियासत है वो सिर्फ सियासत में नहीं हो रही, सियासतदानों के दरमियान नहीं हो रही, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी क्रिकेट है वो भी तनाज़ात का शिकार है। वहां पर भी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो इस वक्त जारी हैं और सिर्फ सियासतदानों की ऑडियोज, वीडियोज और स्कैंडल मंजर आम पर नहीं आ रहे, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मुबैना तौर पर जो पाकिस्तानी कप्तान है क्रिकेट टीम के बाबर आजम, उनके हवाले से भी कुछ ऑडियोज, वीडियोज और पिक्चर्स इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं। मुझे बड़ा शदीद इख्तलाफ भी हो रहा था। मैं बिफोर शो अनवार से भी डिस्कस कर रही थी और हमारे जो टीम प्रोड्यूसर है उनसे भी मैं कल रात को मैंने कहा बाबर आजम का ही इज अ सुपरस्टार, पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के वो सुपरस्टार है। अच्छा, आई गेस के बड़ा अनवार जिम्मेदारी भी होती है, इमेज भी एक ट्रेवल ऑब्वियसली कर रही होती है, तो मीडिया पे इस तरह की खबरें छुप नहीं सकती हैं। अगर मीडिया इस तरह की खबरें नहीं भी करेगा तो सोशल मीडिया कर लेगा। ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हर एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, उसके पर्सनल मैटर्स होते हैं, और जहां पर आप इतनी पब्लिसिटी, इतना फेम देखते हैं वहां पर ठीक है, बट आई थिंक बहुत केयरफुल हो कि आप देखें कि किस तरह से ये जो पिक्चर्स आई हैं सामने आना, ये आपकी इमेज को कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाबर नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि वो कैप्टन है हमारी टीम के और हमारे बड़े फेवरेट हैं, बहुत फेवरेट है, नंबर 1 प्लेयर हैं। और बाबर आजम पर अभी हम देख रहे हैं कि एक और लड़की ने बेवफाई का इल्जाम लगाया है। ईशा राजपूत नामी सोशल मीडिया अकाउंट से हम देख रहे हैं जो तस्वीर हैं, वीडियोस हैं, ये शेयर की गई हैं। और शेयर की गई एक वीडियो में, जैसा कि आप नियो की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बाबर आजम एक खातून के साथ गाड़ी में बैठे हैं, जबकि दूसरी वीडियो में बाबर आजम अकेले दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले भी एक केस भी बल्कि अभी चल रहा है, हामजा उनका नाम है गालिबन, और उसमें यही बताया जा रहा था कि एक शख्स अपनी कजन से मंगनी के बावजूद 5 से 6 लड़कियों से बैक वक्त किस तरह से बात कर रहा है। ये केस भी काफी देर चला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस वक्त भी काफी शवाहिद पेश किए गए थे। बिल्कुल, लेकिन ये एक अभी फिलहाल वन साइडेड एक इल्जाम लगाया गया है। दूसरी साइड की जो स्टोरी है वो भी ऑब्वियसली सामने आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ हम ट्रेवल करते हैं, मुलाकात करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हम अटेंड करते हैं। ऐसे में कौन कितने हक पर है ये तो इसका फैसला, क्योंकि आजकल के दौर में कुछ हमारा छुपा होता नहीं है, फैक्ट्स यकीनी तौर पर बहुत जल्द सामने आ जाते हैं। तो ये तो जनाब बाबर आजम का एक स्कैंडल हमने आपके साथ शेयर किया जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। इमरान खान की कौमी असेंबली वापसी और राना सनाउल्लाह वेलकम बैक कहने को बेताब। निगरान वजीर आला पंजाब और मेयर कराची कौन बनेगा, मुशावरत सियासी जोड़ तोड़ शुरू। 25 मोटरसाइकिल सवार लाहौरिये उम्रे के लिए रवाना। मायूस लोगों को आबाद करने वाला बर्बाद बैंड, लोगों की तवज्जो का मरकज। मागला की पहाड़ियों की सैर और पिंडी भटिया में बनाया गया और ये त्यौहार। क्यों हुए फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी पतंगे लूटने पर मजबूर, ये तमाम खबरें होंगी आज न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। और इसके साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जो सियासी मंजरनामा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हाईलाइट तो अनवार ने प्रोग्राम के आगाज में शेयर कर दी थी और इमरान खान साहब ने पंजाब में हलचल मचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने और कौमी असम्बली से अपने अरकान को इस्तीफा दिलवाने का जो फैसला किया गया है उससे इनकी अपनी सियासत और मुल्की सियासत पर अब क्या असरात मुरतब होंगे, ये तो एक बहस है ही। लेकिन अनवार, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हालात हैं अब वो इस नहज पर आ जाएंगे कि कबल अज इंतखाबात और जो आम इंतखाबात हैं उसके के अलावा जो कोई दूसरा रास्ता है वो नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आम इंतखाबात और कबल अज़ वक्त इंतखाबात में चंद माह का ही फर्क रह गया है। पंजाब असेंबली की तहलील का अमल मुकम्मल होने के बाद हमने देखा कि पंजाब में भी जो सियासी गर्मा गर्मी है वो इस वक्त बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। वजीर आजम या शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान सर जोड़े बैठे हैं, मुस्तकबिल के मंजरनामे का जायजा ले रहे हैं। पंजाब में निगरान सेटअप पर भी काम हो रहा है और अब देखना यह है कि इस पर नून लीग
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्तरका तौर पर बैठेंगे या नहीं, इस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, इस हवाले से क्या फैसला साजी की जाएगी, क्योंकि ये अमल भी जल्द से जल्द यकीनी तौर पर मुकम्मल करना है। रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। पंजाब में हम देख रहे हैं कि निगरान वजीर आला के लिए मुस्लिम लीग नून, और क्या आप उनसे राब्ते में हैं? आपको लग रहा है इस हवाले से कोई नतीजा जल्द अज जल्द निकलेगा या फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाता ही देख रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी तरफ से CM साहब ने 3 नाम जारी कर दिए और उसके अलावा अब ऑपोजिशन ने अपने नाम देने हैं। बट आई एम थिंकिंग कि इसमें हमें मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। हमारे जो नाम है, अगर उनके ऊपर इनको एतराज़ात है तो ये बताएं, और अगर इनके पास इससे बेहतर ऑप्शन है तो हम बिल्कुल उनको कंसिडर करेंगे। और होना तो ये चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ना जाए, लेकिन अभी चूंकि PMLN की तरफ से नाम सामने आए नहीं है तो इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है। मुसर्रत साहिबा, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपका मौकिफ जानना चाहूंगी कि रवा हफ्ते इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाने का जो फैसला है हो सकता है कि वो हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो पंजाब में विफाक की सियासत में ऑब्वियसली एक भौचाल आ जाएगा। अब क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए नबिया, होता यह है कि हर एक्शन के पीछे अगर आपने कोई लीगल एक्शन उठाना है, किसी को सजा देनी है, तो क्या वो जुर्म सरजद हुआ कि नहीं। देखिए, हमें ये फैक्टर देखना पड़ेंगे कि ये क्या किसी की शौक और ख्वाहिश या जो इन्होंने डील की थी या जो NRO 2 हम कहते हैं, और ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है, क्या जो एक्स प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, क्या वो ये डिजर्व करते हैं, या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, वफाक की सबसे बड़ी सियासी जमात, आप सिर्फ इसलिए क्योंकि देखें पनामा लीक्स एंड देन वॉल्यूम 10 के थ्रू आपने कॉन्विक्ट किया था पिछले प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था नवाज शरीफ, उसकी रीजन लॉजिक केस चला सब कुछ। इनके पास आज के दिन तक हमारे खिलाफ, हमारे चेयरमैन के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है जिसके ऊपर ये डिस्क्वालीफाई करें, सिवाय ब्लेम गेम के इल्जाम तराशी, मीडिया ट्रायल और एक प्रोपेगेंडा सेल जो इनका बहुत जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जब आवाम महंगाई से तो चाल होती है, तो ये कोई ना कोई नया शोशा छोड़ के तो उसको उसके ऊपर जो है ना चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो सबसे बड़ा वफाकी लीडर है इन टर्म्स ऑफ वोट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट, उनको किसी सूरत भी किसी की ख्वाहिश के पेश नजर डिस्क्वालीफाई हम हरगिज नहीं होने देंगे। ये इनकी ख्वाहिश जरूर है, जैसे कि पंजाब के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू ये हमारे CM को हटा के अपना CM लाने का भी प्लान बना रहे थे, लेकिन मेरा सवाल है क्या ये उसमें कामयाब हुए? रियलिटी कुछ और थी। तो इसलिए ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशों से हम किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है मुसर्रत साहिबा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि जो दोनों पार्टीज के दरमियान इस वक्त हम एक रिफ्ट भी देख रहे हैं, लेकिन उसका जो खुमियाजा है वो तो यकीनी तौर पर आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह मुल्क की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, आप ये समझते हैं कि अब अगर इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा, जो मुआशी माहिरीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में तो आम इंतखाबात होने ही नहीं चाहिए। नहीं अनवार, मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, जिसमें हम फंस गए हैं, उसमें निकलने का वाहिद एक सोल्यूशन जो है ना वो आम इंतखाबात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक करेगी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। आपके देखें इसके ऊपर जो मैं अर्ज करना चाहती हूँ, इसके अलावा क्या इनके पास कोई प्लान है? तो इनको चाहिए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। PDM की जमातें एक सारा वक्त हमारी हुकूमत गिराने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए इकट्ठे होते, अपना लाया अमल दें ना, वो नहीं है। इनफैक्ट देखो, हर आने वाले दिन में पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब तरीन जा रहा है। अब मैं एक सादा अल्फाज में बात करूं, जो सिचुएशन श्रीलंका में हुई, हम उससे चंद हफ्ते के फासले पे खड़े हैं। वो टोटल 2 करोड़ का मुल्क था, आपका एक एक शहर 2-2 करोड़ पे मुश्तमिल है, 22 करोड़। और ये पूरी दुनिया में इसकी एग्जांपल नहीं होगी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तकरीबन 23 करोड़ हम हो चुके हैं, 22 करोड़ 75 लाख। अगर वो डिफॉल्ट करती है तो यहाँ पे सिर्फ एक क्राइसिस नहीं होगा, फूड क्राइसिस शुरू है। आपके मुल्क में एनेस्थीसिया की मेडिसिन शॉर्ट है, आपके मुल्क में
कैंसर से रिलेटेड जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो नहीं है। इनफैक्ट आपने इंपोर्ट बंद कर दी हुई है, आपने एलसीज बैंक्स नहीं खोल रहे। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में इवन 65 एंड 71 की वॉर के बाद भी ये सिचुएशन नहीं थी कि ट्रेडर्स, ताजिर और बिजनेस कम्युनिटी कभी भी बैंक्स के ऊपर अटैक नहीं करती। वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई चुंदरीगढ़ रोड कितने दिनों से स्टेट बैंक के ऊपर भी लोगों ने धावा बोला है, और ये कौन है जो बिजनेस कम्युनिटी है। मुसरत साहिबा, एक जो बड़ी खबर आ रही है, मैं कंफर्मेशन भी आप पर लेना चाहूंगी, आपसे लेना चाहूंगी इस खबर पर। परवेज इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ में जो जम होने का फैसला किया, ऑब्वियसली हैरानकुन खबर भी है। 20 साल से जमात अपना एक खास और अलग मकाम तशख़्ख़ुस रखती है, तो अब समझ में आ रहा है कि परवेज इलाही ने ऑब्वियसली जो खान साहब से जो हाथ मिलाया, तो वो एक सोचा समझा एक इरादा वो रखते थे। ऑफिशियली आपको कब ज्वाइन कर रही हैं परवेज इलाही? नबीहा, आपकी ये खबर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। इंशाल्लाह हमारे जो एक्स सीएम, अभी तो सीएम बल्कि हैं, हम नहीं है, हमारी गवर्नमेंट गई है, सीएम चौधरी परवेज इलाही साहब, मुनस इलाही साहब, बिल्कुल वो हमारी पार्टी में जम हो रहे हैं और हम उन्हें खुले दिल से वेलकम कहते हैं। और ये पाकिस्तान और पंजाब की सियासत में इसके दूर नताइज होंगे और पॉजिटिव असरात होंगे इंशाल्लाह। ठीक है मुसरत साहिबा, ये बताएगा आप अभी क्या देख रही हैं कि सिर्फ पंजाब में ही इंतखाबात होंगे या आम इंतखाबात की राह भी हमवार हो सकेगी? अनवार, मैं देख रही हूँ कि आम इंतखाबात में ही अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। अगर किसी में 10% भी कॉमन सेंस है तो समझ जाना चाहिए कि 70% पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे होंगे, तो रेस्ट ऑफ 30 को आप रख के इनको ही ठीक है। मजीद ये पिक्चर भी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। मुसरत साहिबा, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आपने अब कंफर्मेशन दे दी है कि परवेज इलाही ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस आप देख रही हैं या उनको वार्म वेलकम दिया जा रहा है और ज्वाइनिंग करने के बाद कोई खास ओहदा भी उनको दिया जाएगा? नबीहा, उन्हें वार्म वेलकम उनके कंडक्ट की वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है। वजह यह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर, और फिर उसके बाद बहुत चहमगोइयां थी कि कभी भी वो असम्बलियां नहीं तहलील करेंगे, लेकिन उन्होंने विद इन नो टाइम जो उनका प्रॉमिस था वो पूरा किया। और इसमें चौधरी मुनस इलाही साहब को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी, उनका बड़ा ही पॉजिटिव रोल रहा हमेशा। अगर कोई हल्की फुल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी तो उसको ब्रिज किया चौधरी मुनस इलाही साहब ने। एंड हुसैन इलाही का मैं जिक्र करना भी जरूरी समझती हूँ। तो ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है काफ लीग की भी, वी आर वेरी पॉजिटिव और बड़े अच्छे लोग हैं और पार्टी में बड़ी कदर की निगाह से देखा है इनके इस फैसले को। और किसी लेवल पे मैंने रेजिस्टेंस नहीं देखी। रेजिस्टेंस हमेशा टॉप लीडरशिप में होती है ना, वर्कर भी करता है, तो वर्कर खुश है क्योंकि उन्होंने असेंबलियां तहलील की, बर वक्त की। हमारा जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का सरप्राइज था जो हमने पीडीएम को दिया और सबको दिया, लोग पब्लिक भी खुश है, हमारा वोटर सपोर्टर भी खुश है। फिर असेंबलियां तहलील करने के अमल को लोगों ने बड़ी कदर की निगाह से देखा है पार्टी में। ठीक है मुसरत साहिबा, ये बताएगा इमरान खान की जो रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं उसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी जल्द ही टफ टाइम देने जा रहे हैं। तो जो अदम एतमाद की तहरीक है वजीर आजम के खिलाफ ही लाई जाएगी, इस हवाले से एमक्यूएम से आप राब्ते में हैं क्योंकि एमक्यूएम की होल्डर है? देखिए अनवार, हमारे साथ इसको ऐसे आप लेट मी करेक्ट यू, हमारे साथ बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, मैं इसकी तस्दीक करती हूँ। और इनफैक्ट इसमें हमारी एक मीटिंग हुई थी सीनियर लीडरशिप की, उसमें जो खान साहब ने बड़ी वाज़ेह हदायत जारी की थी कि जिन जिन लोगों के साथ लोग राब्ते कर रहे हैं कि किसी को झूठा प्रॉमिस हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ग्रीन सिग्नल देंगे जिनको हम टिकट भी इंश्योर करेंगे, बाकियों को हम किसी को खराब नहीं करेंगे। बिकॉज हमारे साथ जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तादाद ज्यादा है और जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे पास उतनी सीट्स नहीं है बिकॉज हम अपने सिटिंग एमएनएस को हरगिज नहीं छेड़ेंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और हम पूरी ईमानदारी से, जो कि मेरिटोक्रेसी जो हमें लगता है कि निस्बतन बेहतर लोग हैं, हमारे बयानिए के करीब की सोच है, जिनका सोसाइटी के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट है, उनको हम लाजमी शामिल करेंगे। ठीक है मुसरत साहिबा, अभी रिसेंटली हमने देखा कासिम अली शाह गए इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, आप इन तमाम मुलाकातों को मैनेज कर रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे। उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड्स चले, जो कासिम अली शाह साहब की मुलाकात हुई काफी मुतनाज़ा उसको बना दिया गया, रॉन्ग नंबर कहा गया, उस हवाले से थोड़ा सा क्लैरिफाई
क्लैरिफाई कीजिए। कल भी हमारी पीटीआई रहनुमा से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बोला कि कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट चाहते हैं और सियासत को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया है। आप क्या कहेंगी? नबिहा और अनवार, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीटिंग मैं कराती हूँ। मैं इनकी सारी डिस्कशन में खुद इनके साथ सोफे पे बैठी थी, जिस सोफे पे ये इंटरव्यू कर रहे थे। मैंने 2 दफा इनको इंटरप्ट भी किया। थोड़ी सी मेरी आवाज मेरी और फवाद चौधरी साहब के बीच में आ रही है, जो इनकी वीडियो है। देखें, होता ये है कि मैं एक तो मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है और एज ए पार्टी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि इनका कंडक्ट बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था, नंबर 1। अच्छा, देखें, आपने ख्वाहिश का इजहार किया मिलने का और आपकी हम रिस्पेक्ट हमारी नजर में थी तो हमने आपको टाइम दिया, आपको इंटरव्यू भी अलाउ किया जी। उसके बाद क्या इन्होंने इंटरव्यू करने से पहले हमें बताया था कि ये टिकट लेने के लिए आए हैं? या मीटिंग का एजेंडा बताना चाहिए ना कि इज दिस फॉर इंटरव्यू और फॉर टिकट? एक तो ये मैं कहती हूँ कि ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं थी। कोई बात नहीं, आपने टिकट मांग ली, हमने तो माइंड नहीं किया। आपने देखा खान साहब ने इनको कहा कि हाँ, लेकिन मुझे इंटरप्ट करना पड़ा कि जो इंटरव्यू के अंदर हम टिकट्स नहीं बांट रहे। मैंने उनको बोला कि मेरिट होता है, हमारी पार्टी में लोगों ने बड़ी लंबी स्ट्रगल की है, तो अगर आप उस किसी ऐसी जगह पे अगर आप अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे सिटिंग कोई एमपीए, मेरा मकसद ये था क्या किसी हमारे वर्कर का हक तलफी नहीं होगी तो आपको हम कंसिडर करेंगे। मैंने मेरिट का बोला कि नहीं, हम मेरिट पे अगर आप पूरे उतरेंगे तो। अब उसके बाद ये बड़े अच्छे तरीके से वहां से गए, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि आप तो मेरी बहन है। इतने अच्छे तरीके से हमने इनको सी ऑफ किया, मैं खुद बाहर तक इनको छोड़ने आई जी। और ऑल ऑफ सडन आई सॉ कि इन्होंने कह दिया कि जी खान साहब में बड़ी अकड़ थी। मेरा एक आपसे सवाल है नबीहा और अनवार से, आप उस वीडियो को बार बार देखें। इन्होंने जो भी सवाल किया, कहीं आपको बेजारी या खुदा ना खास आपको एरोगेंस नजर आई है खान साहब के रवैये में या हमारे रवैये में? वहां आप उनके गोडों को, और ये बात वो ठीक कर रहे हैं एक इंटरव्यू में। इन्होंने खान साहब के, मेरे साथ ये किसी चैनल पे आ जाए, मैं भी इनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इनका कंडक्ट मुझे हरगिज पसंद नहीं आया। देखें, अगर आपको अक्कड़ वाले वो लगते हैं, आपको पता है कि वो क़यामत के हिसाब की बातें करें, आपको नहीं आना चाहिए उनका इंटरव्यू करने। आपने उनके गोडों को हाथ लगाने की कोशिश की, जिसपे हम सब ने मना किया। मैंने सबसे ज्यादा उस पर खान साहब भी अनकंफर्टेबल हुए, क्योंकि वो इस तरह की हरकतों की इजाजत अपने वर्कर्स को भी नहीं देते कि उनके आप पाँव को हाथ लगाएं या गोडों को हाथ लगाएं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन्होंने ये नीचे झुक के उनके घुटने पकड़ने की कोशिश की, जिसपे मैंने हल्का सा रेजिस्ट किया कि कासिम भाई आप प्लीज ऐसे मत करें। उसके बाद आप ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है कि उनमें तो बड़ी अकड़ है। He was humble enough and he is not humble for Qasim. ठीक, he is humble for everyone. चूंकि कासिम अली शाह का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, मोटिवेशनल स्पीकर्स का जब भी तस्करा आता है सरे फहरिस्त है वो। आपने बोला कि उनका जो कंडक्ट था वो प्रोफेशनल नहीं था, इसके अलावा भी आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी नबीहा, मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि हम तो टीचर्स की, प्रोफेशनल्स की कदर करते हैं, जिसका जो भी प्रोफेशन हो, लेकिन आपको ये राइट नहीं पहुंचता कि आप का एजेंडा कुछ और हो और आप कहें कुछ और उसके बाद जो इन्होंने ये इमेज बनाने की कोशिश की। मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान के अंदर अदालतें बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि सारे हिसाब किताब तो हमने जाके अल्लाह क़यामत के रोज होने हैं ना। और एक पॉलिटिकल लीडर वो कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में मैं कोई FIR नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिसने कत्ल किया है वो जाके अल्लाह से पाए। एक सियासी लीडर ने तो यही बातें करनी है ना कि भाई मैं रूल ऑफ लॉ, मुझे ये बताएं दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है वहां पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हाई है। ठीक है, बिल्कुल आपका हम बिल्कुल स्टांस भी सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा, आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं तो प्रोग्राम में सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए।
बैक। तो नाजरीन, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। पंजाब असेंबली तो तहलील हो चुकी है, यानी जो सियासी महाजर आई है उसमें एक नया बाब रकम हो चुका है और आज केपी की असेंबली भी तहलील हो सकती है। और इसके बाद तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के वानों को हिलाना चाहती है। इमरान खान की तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद के फासलों के बाद वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, जबकि जो ऐवान सदर ज़मान पाक का ग्रीन सिग्नल मिलते ही बिल्कुल बिल्कुल और देखना यह कि अब पाकिस्तानी जो सियासी मंजरनामा है उसमें क्या होने जाएगा। बिल्कुल तमाम जो ये फैसला है वो एमक्यूएम की पोजीशन से मशरूत होगा। इस्लामाबाद में आज से कौमी असेंबली का इजलास भी शुरू होने जा रहा है। सेनेट का इजलास पहले से जारी है। कौमी असेंबली हकीकी अपोजिशन से हम देख रहे हैं कि महरूम है और कमजोर पार्लियामेंट की वजह से जो दीगर इदारे हैं वो फैसला साजी की जगह ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत पंजाब में परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका हिकमत अमली को रोकने में नाकाम नजर आई और इसके नतीजे में राना सनाउल्लाह को वजाहत के लिए लंदन भी तलब कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि वफाकी वजीर दाखिला को नवाज शरीफ के सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, दूसरी जानिब एमक्यूएम को जोड़े रखना पीडीएम के लिए एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि 13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद, हर एक वोट की अपनी अहमियत है और तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद पेश करते हुए अपने मुनहरिफ अराकीन को रोकने की कोशिश करेगी। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना है कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम कर सकते हैं, मतलब वो टफ टाइम देने को वंस अगेन खान साहब रेडी हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली तहलील करने की जिद तो पूरी कर ली है, अब वजीर आजम शहबाज शरीफ को अदम एतमाद का सामना करना पड़ सकता है, तो ये सब तो ऑब्वियसली पहले से ही एक्सपेक्टेड था। तहरीक इंसाफ तुर्क के पत्ते इस्तेमाल कर रही है या खान साहब ने कौमी असेंबली में वापसी का इंदिया भी दिया है? देखें, खान साहब ने पिछले 9-10 माह में 2 चीज़ें अचीव की हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो तासुर था कि एक बर्गर क्लास पार्टी है तहरीक इंसाफ जी, ये ना मुज़ाहमत कर सकती है ना रियासती दबाव का मुकाबला कर सकती है, तो उन्होंने साबित किया कि वो मुज़ाहमत भी कर सकती है और वो रियासती दबाव का सामना भी कर सकती है, मुकाबला भी कर सकती है। दूसरी और उसने पार्टी को बिखरने नहीं दिया, फ़ाल रखा, अपने कारकुन को, अपने सपोर्टर को, अपने वोटर को मुतहर्रिक रखा, पुरजोश रखा और उसकी वजह से उनको 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में भी फ़ायदा हुआ। बाद में कौमी असेंबली के 8 नशिस्तों पर भी उनको बहुत भरपूर फ़ायदा हुआ और वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई और उसने हकीकतन हुकूमत को और पीडीएम को दीवार से लगाए रखा। एक तो ये उनकी कामयाबी है। दूसरा ये है कि उन्होंने आम इंतखाबात के हुसूल के लिए जो भी ऑप्शंस इस्तेमाल किए, बावजूद है कि वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उम्मीद टूटने नहीं दी अपने वर्कर की, अपने हामी की उम्मीद नहीं टूटने दी। आज भी लोगों को यकीन है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे बल्कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ उन्होंने कही वो पूरी की और आवाम को मिसाल के तौर पर ये मुश्किल तीन फैसला था कि 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी, लोग किसी लेकिन इरशाद साहब हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम तर चीजें मुनहसर होंगी एमक्यूएम के डिसीजन पर। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम दोबारा से एक पेज पर आएंगे तभी वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है? देखिए, एमक्यूएम के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्यों एमक्यूएम के फैसले जो होते हैं वो आज़ादाना फैसले नहीं होते और एमक्यूएम हमेशा छोटे मुफाद की खातिर बड़े मुफाद को कुर्बान कर देती है। ये अगर कल को कोई डेलीगेशन चला जाए आला सतही और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, तो मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम जो है अपना फैसला तब्दील नहीं करेगी या अपने फैसले पर कायम रह पाएगी। उससे एक गलती करानी थी, वो हो गई है और वो थी कराची और हैदराबाद से के बल्दियाती इंतखाबात से उनको बाहर रखना ताकि वहाँ वो अपना मेयर ना ला सके। वो जिन कुव्वतों ने भी उसको उकसाया था बाइकाट के लिए, उनका मकसद पूरा हो गया है। तो अब एमक्यूएम खा वो हुकूमत के साथ रहे ना रहे,
इसको हुकूमत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता वो आरिफ साहब, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो मुआशी बहरान के जो चैलेंजेस हैं उससे निपटना है। शहबाज शरीफ की भी पूरी कोशिश है कि जो पुराना कर्जा है उसको रोल ओवर किया जाए, नए कर्जों के लिए वो जो दोस्त ममालिक हैं उनके सरबराहान से खुद मुलाकात भी करें, और ऐसे में जो हमारा सियासी मंजरनामा है, जो सियासी महाजराई है, तो आपको लगता है कि मुआशी इस्तेहकाम आ सकेगा मुल्क में? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? ये बिल्कुल ठीक है। मुआशी अदम इस्तेहकाम में सियासी अदम इस्तेहकाम का बहुत रोल है, लेकिन अब ये सियासतदानों को, सब सियासतदानों को खुद सोचना चाहिए। 3.5 साल तक जो मौजूदा पीडीएम है वो क्या कर रही थी? जब इमरान खान भाग दौड़ कर रहे थे, कर्जे ले रहे थे और कर्जे वापस कर रहे थे, तो उस वक्त इनको चैन। लेकिन इमरान खान को एक क्रेडिट तो आप दें कि कोरोना के बावजूद उसने अपने ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा किया, उसने बरामदात भी बढ़ाई, उसने रेवेन्यू में इजाफा किया, रेमिटेंसेस बढ़े, आपकी पैदावार बढ़ी, तो वो चीज़ें तो हो रही थी। अब तो 9.5 या 10 माह के अरसे में सिवाय ज़वाल के, सिवाय इन्हितात के कुछ हो ही नहीं रहा। रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है। 17 अरब डॉलर के ज़खायर जो थे वो 4.5 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुके हैं, और इसमें मजीद तनज़ली हो रही है, और इसके और हासिल रसूल इरशाद साहब, हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान ने इस वक्त, अगर मुल्की सियासत की बात की जाए, तमाम जो सियासत है वो इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है, और जो तमाम पार्टीज की तदाबीर हैं वो मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। हमने देखा बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। अभी हम जो देख रहे हैं, जो इंतखाबात का वक्त है मुकर्रर तारीख में, और अगर इंतखाबात जल्द भी हो जाते हैं तो कुछ ही माह का फर्क होगा, इससे इमरान खान क्या हासिल करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जो हासिल करना चाहते हैं वो ये है कि 8 माह, 9 माह, 10 माह के अरसे में अपने कारकुन को उन्होंने मायूस नहीं होने दिया, अपने कारकुन को उन्होंने मुतहर्रिक रखा, अपने कारकुन को कभी भी ये तासुर नहीं दिया कि मैं थक गया हूँ या आप थक गए हैं, और उन्होंने इंतखाबात की मंजिल को चंद कदम के फासले पर बताया और लोगों ने उस पर बिलीव किया जी। अब पहले 10 माह और 18 महीने रहते थे इंतखाबात में, अब 8 महीने रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आधी से ज्यादा मंजिल अचीव कर ली है। तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है, इनका मकसद हासिल हो गया है कि उन्होंने पॉपुलैरिटी जो दौरान इक़्तिदार लूज की थी वो गेन कर ली, और बल्कि उसमें उसको ऐड ऑन किया, बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया, मुखालिफिन को दीवार से लगा दिया, मुखालिफिन को हुकूमत में आने के बाद काम नहीं करने दिया, और सारा मलबा जो अपने 3.5 साल का भी था उन पर डाल दिया, और जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो शोहरत थी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की वो पाश कर दी, ख़त्म कर दी। अब कोई भी नहीं कहता कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे और आके वो पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। तो इमरान खान ने तो हासिल ही किया है, सिवाय इसके उन्होंने कुछ लूज नहीं किया कि वो 8-10 माह से इक़्तिदार में नहीं है। ठीक। इरशाद आरिफ साहब, एक जो बड़ी जो इतलात सामने आ रही हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, और वो ये कि रवा हफ्ते इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक बड़ा फैसला आने वाला है कि उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा, तो आप नहीं समझते हैं कि एक सियासी भौचाल आ जाएगा मुल्क में? देखें, इमरान खान साहब ने 10 अप्रैल के बाद जो इक़दामात किए, जो फैसले किए, जो जद्दोजहद की, जो भाग दौड़ की, उसमें उन्होंने एक तो ये साबित किया कि वो मर्द आहन हैं, वो एक नाकाबिल तस्खीर सियासतदान हैं, उनको न डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है, ना उनको अपने मकसद से पीछे हटाया जा सकता है, और ना ही उनकी पॉपुलैरिटी को कम किया जा सकता है या उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ का शिकार किया जा सकता है। एक बात सॉरी। दूसरा, उन्होंने ये साबित किया कि मैं सियासत का महवर मैं हूँ, सियासत मेरे इर्द गिर्द घूमती है, और फैसले आपको मेरी मर्जी के बगैर करेंगे तो उसका नुकसान होगा। और तीसरा सबसे ये है कि उन्होंने ये असम्बलियों वाला जो कार्ड खेला है,
उसकी वजह से ये साबित हो गया है कि ये यानी पहली दफा बल्कि ऐसा हो रहा है कि कोई शख्स सब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर भी सियासत में कुछ अचीव कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो पॉपुलैरिटी की इंतहा पर हैं, उनकी पार्टी मुनज़्ज़म है, उनका वर्कर पुरजोश और फ़ाल है, मुतहर्रिक है, अगर उनको नाअहल कर दिया जाए, उनकी पार्टी लीडरशिप से हटा दिया जाए, उससे मुझे नहीं समझ आती कि किसी को क्या हासिल होगा जी। क्या अर्दवान को जब पार्टी सियासत से नाअहल करार दिया गया था तो उसका मुखालिफिन को फायदा हुआ था या अर्दवान को हुआ था? अर्दवान तो उसके बाद सदर बना और बार बार सदर बन चुका है। नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया, ठीक है शाह साहब, एक और जो अहम मामला है वो ये है कि काफ लीग, हम यही सुनने में आ रहे हैं कि जम होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये काफी सोची समझी मूव लग रही है। चौधरी परवेज इलाही आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बरसर इक़्तिदार आती है, दोबारा से चौधरी साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। जो बरादरी है पंजाब में, सियासत है, उसको मैनेज करने के लिए चौधरी परवेज इलाही को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये तो जाहिर बात है फैसला चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब ने करना है कि वैसे तो मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब का ये फैसला वाइज फैसला होगा कि वो अपने धड़े को, जिसका कोई मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता, वो एक बड़ी पार्टी में जम करें और एक कौमी धारे का हिस्सा बने। लेकिन उसके बाद क्या अगले वज़ीर आला वही हो सकते हैं, ये फैसला इमरान खान ने करना है या पार्टी ने करना है। और हाँ, अलबत्ता चौधरी परवेज इलाही साहब की जो सलाहियत है धड़ों को इकट्ठे करने की और यहाँ जो बिरादरी की पॉलिटिक्स है उसको संभालने की, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अभी देखिए ना, जितना अरसा चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला रहे हैं तो उन्होंने फ़ायदा ही पहुँचाया तहरीक इंसाफ को, और बुज़दार ने जितना नुकसान पहुँचाया था 3.5 साल में, वो उन्होंने 3-3.5 माह में उस नुकसान को कम करने की। बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो अब आपको नाजरीन लिए चलते हैं पिंडी भटिया, जहां पर अनवार लोहड़ी का एक त्यौहार मनाया गया है। और जो त्यौहार होते हैं वो लोगों की तफरीह का एक बड़ा ही खूबसूरत मेरे ख्याल से जरिया भी होते हैं। तो रिपोर्ट तैयार की है, आपको देखते हैं। अब माजी कदीम से मेलों, ठेलों और त्योहारों की सरजमीन रहा है। ये त्यौहार मौसमों, फसलों की बुवाई, कटाई और अहम तारीखी वाकयात से मंसूब हैं। इन त्योहारों से कई त्यौहार मादूम होते जा रहे हैं। इन मादूम होने वाले त्योहारों में से एक त्यौहार लोहड़ी भी है। लोहड़ी का त्यौहार हर साल देसी माह पो की आखिरी तारीख को मनाया जाता है। इस मौका पर गली मोहल्ले के बच्चे, नौजवान, जवान और बूढ़े सब एक जगह पर इकट्ठे होकर आग के अलाव के गिर्द जमा होकर गीत गाकर और मीठी चीजें खाकर मनाते हैं। लोहड़ी जिसका जश्न आज हम मना रहे हैं यहाँ दुल्हे दी बार में, बुनियादी तौर पर ये पूरे पंजाब का त्यौहार है। खा वो उधर का पंजाब है या इधर का पंजाब है, और इस त्यौहार का बुनियादी मकसद आपस में भाईचारा और मोहब्बत को बांटना है। हमने ये लोहड़ी का त्यौहार इंजॉय किया है। ये पंजाब का रवायती त्यौहार है, हमें मनाना चाहिए। हुकूमती सतह पर भी हमें मनाना चाहिए। ये हमारे दिलों में इस कल्चर की याद को ताज़ा करता है। हमें भी पहले नहीं पता था, आज पता चला है। बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया इस चीज़ को। मोहब्बत रवादारी की अलामत ये त्यौहार पंजाब के जुर्रत और बहादुरी के किरदार दुल्ला भट्टी से मंसूब है, जिसने 450 साल पहले दुल्ले की बार में एक खूबरू हिंदू लड़की सुंदर मंदरे की इज्जत को इस दौर के बदमाश जिमीदार से महफूज बनाया था और इसको अपनी बेटी बनाकर एक हिंदू लड़के से ब्याया था। तब से इस इलाके के लोग इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। लोहड़ी के त्यौहार को उजागर करने के लिए दुल्ले की बार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से आए फनकारों, पंजाबी अदब से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया, मकामी असातिज़ा और तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुल्ला भट्टी कितना बड़ा पिंडी भटिया का पुत्र है कि आज
दुल्ले पट्टी का दिन लोहड़ी जिहड़ा है ऐस पंजाब नहीं उस पंजाब दे पूरे करोड़ां लोग मना रहे ने पिंडी पट्टियां दे पुत्तर दा दिन तुसी उस पुत्तर ते नस्ल विच हो पूरा पंजाब नहीं हुण पूरा हिंदुस्तान मनांदा है सिख हिंदू मुसलमान पिंडी पट्टियां दे पुत्तर दुल्ले पट्टी दा दिन मनांदे ने लोहड़ी मैं दुल्ला पट्टी का नाम से काफ़ी बरियां तो सुनिया हुआ सी कोई 25-30 साल तो और उसकी मैं तलाश रहना था समझने की कोशिश करना था फिर फजल जट एक सिंगर है पंजाबी का शायद तुम जानते हो वो कोलों भी बड़ी बारी मैं उसकी गायकी जी म्यूजिकल स्टोरी सुनता रहा मीठे का एहतमाम किया गया ढोल की थाप पर मखसूस अंदाज में भंगड़ा डाला गया फनकारों ने अपने मखसूस अंदाज में खाके पेश किए लोहड़ी से मंसूब गीत भी गाए गए पंजाब का कदीम लोहड़ी का यह त्योहार आपसी मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है बल्कि पंजाब के मशहूर सपूत राय अब्दुल्ला और दुल्ला भट्टी की जुर्रत और बहादुरी की याद भी ताज़ा करता है। वेलकम बैक और अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे बर्बाद बैंड से लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि जब 70 और 80 की दहाई थी तो उस वक्त हमने देखा कि यूरोप अमेरिका में जो म्यूजिक बैंड्स थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 90s में हमारे यहाँ वैसे भी हर चीज 20-30 साल के बाद आती है बिल्कुल लेकिन चलें आज आती है तो वाइटल साइंस का जिस तरह से दिल दिल बड़ा दौर था एक वो वाला जुनैद जमशेद एंड बैंड और फिर जुनून का लीएसडी स्ट्रिंग्स का और एक से बढ़कर एक गाना क्या म्यूजिक और क्या गुलकार और क्या गीत उस वक्त के हुआ करते थे चैनल भी एक था और बड़ा फेम भी हमारे इन सिंगर्स ने देखा बहरहाल आज हम आपकी मुलाकात करवाने नाम बड़ा डिफरेंट सा है बड़ा अजीब सा है आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन सा ये बैंड है बर्बाद बैंड इन्होंने नाम रखा है लेकिन इनके फेमस होने की वजह भी इनका यही नाम है तो क्या वजह बनी क्या रीजन है क्या लॉजिक है इस नाम के पीछे वो तो हम जानेंगे ही और गानों की भी ऑब्वियसली फरमाइश करेंगे तो हमारे साथ जनाब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है हमजा एहतशाम शोएब और राशिद ने आप चारों को प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले तो मुझे बताएं कि बर्बाद बैंड ये नाम इसकी इंस्पिरेशन कहां से हासिल किया आपने जी अस्सलाम वालेकुम मैं शोएब एक्चुअली हमने कुछ टाइम पहले जब नाम सोचने का जब सोचना शुरू किया तो हमने यही देखा कि क्या चीज़ हमारी यूनिक हो सकती है तो हमें ये नाम काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एक दफ़ा जब किसी के मुंह पे आ जाए तो ये याद रहता है तो इसी वजह से हमने नाम रखा है ये बर्बाद के नाम से ठीक है तो हमजा आपसे ये जानना चाहेंगे जब आपने म्यूजिक बैंड बनाया है घर वालों की जानिब से कोई मुखालफत सामने आई हो फिर जिस तरह का आपने नाम रखा है तो नाम सुन के ही थोड़ा सा इम्पैक्ट इस तरह का आता है कि पता नहीं गाने फिर किस तरह के होंगे आज बिल्कुल ऐसे घर वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया हम सबको आज तक करते आ रहे हैं तो उन्हीं की दुआओं से उन्हीं की सपोर्ट से आज हम सब यहाँ पे हैं आप सबके सामने और जहाँ तक बर्बाद की बैंड है तो बर्बाद किसी को भी बताएं कि बर्बाद नाम है बैंड का तो कहते हैं क्या तो मतलब वो शौक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है अच्छा चलिए बातें तो हम गपशप आपसे करेंगे ही आप ये बताएं कि आज हमें और हमारी ऑडियंस को क्या सुनाएंगे हमने सोचा हुआ है एक सुफियाना कलाम जानम फिदाई हैदरी से हम स्टार्ट लेंगे ठीक है तो बाकी इंशाल्लाह आप सबको एंटरटेन करेंगे बिल्कुल जनाब आगाज कीजिए हाँ प्लीज जी जानम फिदाई हैदरी जानम फिदाई है तेरी यारी अली अली जानम फिदाई
हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला है जीना अली दश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली अली मौला अली हर सू सराय हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 अच्छा, चेहरे पे अनवार एक तो कलाम का जो इंतखाब था मैं कहूंगी कि वो बहुत ही बहुत अच्छा जबरदस्त था। मौला अली के कलाम से आगाज आगाज किया किया है तो मेरे ख्याल से कि जरूर बिल्कुल। वो शोहरत भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। अच्छा, गुनगुनाते हुए कलाम पढ़ते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट आपने देखी कि बड़ी प्यारी मुस्कुराहट जनाब इन सिंगर्स के चेहरे पे थी। आगे के क्या प्लान जो कि हैं? नाम के बिल्कुल ऑपोजिट थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ एहतशाम आपसे कि जिस तरह नाम रखा है आपने अपने बैंड का बर्बाद, तो शादियों पे तो नहीं मेरा ख्याल है को बुलाता होगा, ब्रेकअप्स पे बुलाते होंगे लोग। नहीं, हमारा नाम और हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। नाम हमने बस ये आपको हमजा ने भी बताया, शुएब ने भी बताया, जी। लेकिन हमारा जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम सूफियाना कलाम भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम फोक भी गाते हैं, हम क्लासिकल भी गाते हैं, हम रॉक भी, हम जो हमारे सॉन्ग्स हैं वो भी। इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको वो भी कोई टाइम हुआ तो जरूर सुनाएंगे। जी जी, राशिद आपसे जानना, राशिद से मैं बात करना चाहूंगा। राशिद ये बताइएगा, अभी और आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं? जी सर, आगे मेरा म्यूज़िक का ही शौक है और सभी जो बैंड में जितने भी लड़के हैं इनका सबका जुनून है सबको कि इंशाल्लाह हमने जो है अपना एक नाम बनाना है अलग से। ठीक है। स्टडी भी साथ साथ जारी है, मतलब वो भी हमने कंटिन्यू। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है, पढ़ाई भी अपनी कर रहे हैं, गुलकारी का शौक भी जिंदा रखा हुआ है। तो जनाब टाइम चूंकि कम है तो एक और गीत की फरमाइश आ रही है आपके लिए। अच्छा, एक आजकल एक गाना बहुत ट्रेंडिंग पे है, मतलब बहुत फेवरेट है सबका, काली काली जुल्फें। तो हम कोशिश करेंगे आप सबको इससे महसूस करें। जो नजर यार पार हो जाए वही दिल का करार हो जाए। अपनी जुल्फों का डाल दो साया, तीरगी खुशगवार हो जाए। लो जरा अपना जल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी। सलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा
हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों आप बिस्तरे तो होश उड़ाया न कीजिए आप बिस्तरे तो होश उड़ाया न कीजिए यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों बात है, वेरी गुड। और नाम तो हम आपके ये बैंड का बर्बाद बैंड है, लेकिन दुआ हमारी आवाज ये है बहुत कि आबाद ये है। हमेशा आबाद ही रहे। आमीन। और हम ये जरूर चाहेंगे कि जब भी आप लाहौर आएं तो हमारे स्टूडियोज में एज अ गेस्ट जरूर आएं ताकि यहाँ पर बैठ के हम लाइव परफॉर्मेंस आपकी देखें। इंशाल्लाह। थैंक यू और ठीक है इसके जी। साथ ही अनवार हम ब्रेक की जाने में बढ़ेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जनाब बर्बाद बैंड के जो बॉयज हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया और Entertain म्यूजिक किया। का थोड़ा सा तड़का भी लगाया। प्रोग्राम में बढ़ेंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के ब्रेक के बाद बाद आपको ज्वाइन join करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन और शायकीन क्रिकेट के लिए एक खबर है। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी को हमने देखा है कि वो कुछ ट्वीट्स ऐसी करते रहते हैं, मैच के दौरान हरकतें ऐसी करते रहते हैं जो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी धानी की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें हमने देखा है कि वो पतंगबाजी कर रहे हैं कुछ बच्चों के साथ वहां पर मिलकर। ये जो तस्वीर हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। और धानी का इस हवाले से यही कहना है कि वो बचपन में भी पतंगबाजी करते रहे और पतंगे लूटते रहे हैं। लाड़काना जहां पर वो पहले रहते रहे हैं, उनका यही कहना था कि लाड़काना शहर के बिल्कुल करीब वहां पर जो हवा का रुख होता था तो धानी को बड़ा एक एज मिलता था, वहां पर पतंगे लूटते थे और बच्चों का एक गैंग उनके साथ मौजूद है। धानी ने पिक्चर्स अपलोड करते हुए लिखा है कि इन बच्चों के साथ आज मैंने मिलकर पतंगे लूटी हैं। अच्छा अनवार, अभी जो मौसम चल रहा है, अगर सीजन की बात की जाए तो बसंत का भी जो मौसम है या त्योहार जो है। हमारे बचपन जी। में बड़ा एक रंगीन त्योहार हुआ करता था, बसंत सीजन हुआ करता था और दूर दराज से लोग पाकिस्तान आया करते थे इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए और भरपूर तरीके से। फिर लेकिन हमने देखा कि लोग बड़े केयरलेस हो गए, बहुत सारे हादसात होना शुरू हो गए, बैन कर दिया गया बसंत सीजन को, लेकिन अभी भी शहरों से दूर लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो आपने कभी उड़ाई है नबिया पतंग? मैंने बहुत उड़ाई है बचपन में और मैंने बड़े वो क्या कहते हैं, टांके कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, पेचा लगाना कहते हैं, तो मैंने बड़ी वो पतंगे काटी भी हुई है। अच्छा, मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं ना मेरे से कभी उड़ाई गई। मैंने एक दो बार ट्राई भी की लेकिन बिल्कुल उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन देख रहे हैं कि धानी एक्सपर्ट हैं, सिर्फ पतंगे उड़ाने के नहीं पतंगे लूटने के भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और वे कह रहे हैं कि बच्चों के लिए शायद एक बुरा दिन हो सकता है कि मैं ही पतंगे लूटता रहा। उन्हें जो मद्दे मुकाबिल शख्स मिला है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है इसमें, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बच्चों के साथ मिलकर पतंगे उड़ाई हैं। क्रिकेट से थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया है, अपने इलाके में वापस गए हैं, बच्चों के साथ पतंगे लूटते उनकी जो वीडियो है, पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पर वायरल। ये वीडियो भी बड़ी खूबसूरत वीडियो है मेरे ख्याल से। देखे ना, शहर की जो फिजाई आलूदगी से दूर दराज गाँव में, खेतों में, और बच्चे भी यहाँ पे महसूस हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल एक मी टाइम अगर कहा जाए तो ये अपना वो मी टाइम इस वक्त धानी जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। और शहरों में भी अनवार, अभी भी अगर हम अंदरून का रुख करें तो वहां पर भी जुगाड़ लोग लगा लेते हैं, पतंगे उड़ाई जाती हैं, वहां पर कुछ ना कुछ दे लेकर जो है वो कर लिया जाता है। लेकिन जो केमिकल वाली डोर होती है उसने जितने बच्चों की, जितने लोगों की जाने ली है, मेरे ख्याल से ख्याल करना चाहिए कि कम से कम इतनी खतरनाक डोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी तरह से भी ये दुरुस्त नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है कि एक त्यौहार की वजह से लोगों की अगर जाने महफूज नहीं है, क्योंकि फिर इस तरह की डोर इस्तेमाल की जाती है। उनके लिए कोई एसओपीज नहीं होता, कोई
रूल नहीं होता, वो उसी तरीके से भागते हैं, पतंग लूटने के लिए भी जाते हैं और बहुत सारे चूंकि हादसात हुए जिसकी वजह से इसको बैन करना पड़ा। लेकिन बहुत ही रंगीन त्यौहार अगर कहा जाए तो ये है। अच्छा, ये ग्रुप फोटो भी है अब आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं शाहनवाज की, और ये सारी तस्वीर, ये जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं। बिल्कुल, और जिस तरह पतंगबाजी के त्यौहार की हम बात कर रहे हैं, बसंत की बात कर रहे हैं, अभी भी हमें सुनने में आता है कि मुख्तलिफ शहरों में ये त्यौहार मनाया जाता है, बल्कि अब मुख्तलिफ मुल्कों में भी, बाहर के मुल्कों में भी ये रुझान बढ़ रहा है और वहां पर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अनवार, हमें जिस तरह से हम आज के दौर में रहते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना ऑब्वियस नहीं है, इतना बेहतर नहीं है, तो एक हेल्थ इशू हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने जो मुझे पहली बात बोली चेकअप वगैरह करने के बाद और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद, ही टोल्ड मी कि भाई अपना एक शौक जो है उसको जिंदा रखना बड़ा लाजमी है। हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिंदगी की भाग दौड़ में जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बच्चों की घर की होती हैं, हम अपने जो शौक है वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी हमें ले बैठनी है। तो अब ये पतंग की अगर बात की जाए तो ये भी एक शौक कहा जा सकता है, इसको एक्टिविटी कही जा सकती है, मी टाइम है, एंजॉय करना है। पैशनेट थे इस शौक को लेकर, जिस तरह बसंत नाइट मनाई जाती थी, और उसका से पर्सपेक्टिव यही नहीं है कि पाकिस्तान में त्यौहार होता था। हम देखते हैं कि उससे टूरिस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आता था। जो लाहौर में होता था एक बसंत नाइट का इवेंट, वो गुजरात में हम देखते हैं कि अब होता है, तो टूरिज्म के लिए भी काफी इंडियन गुजरात में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पर किया जाता है। तो चीजें चेंज हो चुकी हैं, लोगों ने इस हवाले से काफी केयरलेस रहे हैं लोग, जिससे लोगों की जानें गई हैं, जिसके बाद इस तमाम तरह अमल को बैन करना पड़ा है। सिर्फ अपने एक शौक की खातिर किसी की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। लोगों को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हुआ है, बहुत लोग अपनी जान से गए। अच्छा, जैसे अगर हम अपना देखें, पाकिस्तान की बात करें, ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें, तो रोड जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि जो बाइकर्स हैं सबसे ज़्यादा जो जाम बहक अफराद होते हैं या जो अपनी जान गंवा बैठते हैं वो बाइकर्स अपनी जान गंवाते हैं, या इसके अलावा भी जो कार एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी या गाड़ियों का चलना या बाइक का चलना बंद नहीं होता। लेकिन हाँ, उसके SOPs या जो रूल्स हैं वो ज़रूर मुतारिफ हो जाते हैं कि ये सर्टन रूल को आपने फॉलो करना है ताकि आप एक्सीडेंट से बच सकें। तो क्या ख्याल है अगर बसंत भी हम शहरों से दूर जाकर उसी तरीके से खुले में खेतों में बनाएं और इसको दोबारा जिंदा किया जाए तो क्या ही बात और है। यही देखने में आता है नबिया कि जब भी कोई चीज नहीं कंट्रोल में रहती तो उसको बैन कर दिया जाता है, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। कि कोई SOPs उसके हों, कोई लॉज बनाए जाएं, कानून की अमलदारी हो। अनवार, इसमें यह है कि जो रूल्स हैं का जो कानून है वो तो मौजूद होता है, लेकिन उसको फॉलो भी, कानून की जो अमलदारी है वो करने वाले भी हम लोग कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर कानून का होना या ना होना एक ही बराबर रह जाएगा। क्योंकि बहुत इजी लगता है लोगों को कानून की गिरफ्त से निकलना भी। यही कहा जाता है कि मामला सुलझा लिया जाएगा, किसी की कॉल करा दी जाएगी, कोई भी अपना लिंक लड़ा लिया जाएगा, लेकिन वो गलत है। तो SOPs बहुत ज्यादा जरूरी है। बैन करना शायद किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो टूरिज्म है, टूरिस्ट है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। हम बसंत की बात करें ना और ये पतंगबाजी की वीडियो देख रहे हैं तो मुझे एक सिंगर का नाम मेरे जहन में आ रहा है। आई एम श्योर आपने जिस तरह से बताया कि आपने पतंग उड़ाई तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आपने वो सीजन या वो दौर तो एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम बहुत छोटे होते थे तो वो जो बड़े कजन्स हैं या जो बड़े मामू वगैरह होते थे वो प्रॉपर उस इवेंट को एंजॉय किया करते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपने स्कूल में थी और जब बसंत बड़े पीक पे सीजन एंजॉय लोग करते थे, इब्रारुल हक के जो गाने थे वो क्या बात है। आई मीन वो एकदम से सब कुछ वो रिकॉल हो गया है मेमोरी में। और एक कंट्रोवर्सी भी उनके एक गाने पे मुझे याद है कि मजाजन पे गालिबन हुई थी, मजाजन और पंजाबन पे कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त में। और नबिया, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर इवेंट है, अगर बसंत भी एक इवेंट है, तो उससे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं। जैसे हम देखते थे कि सज धज से जिस तरह खवातीन तैयार होती, येलो कलर या ग्रीन येलो, इस तरह के सूट पहने जाते थे, खाबों का जिक्र होता था, ढोल वाले आते थे, कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते थे। तो काफी चीजें बड़ी तादाद में इंडिया से, बाहर से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो यहाँ का रुख करते थे। तो बड़ा हम बहरहाल कर रहे हैं। खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।